हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोध ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम और आज के इस वीडियो में हम 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द वीक। जैसा कि पिछले हफ्ते के वीडियो में मैंने बताया था कि अब से हर हफ्ते में जो भी वीकली न्यूज़ एनालिसिस आएगी उसमें हम लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022। उसके बाद हम यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन लीगल सिस्टम के बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है काटी बिहू 2022 जो कि असम का एक फेस्टिवल है। नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 और लास्ट में हम देखेंगे 6th ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग। राइट, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड इंसिस्ट यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोध ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सिर्फ @BIS Academy टाइप करना है, हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें यूट्यूब चैनल का, ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट एकदम टाइम टू टाइम मिलते रहें। शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि है हमारा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द वीक। सबसे पहला डे आता है 15 अक्टूबर 2022। इसको हम एज अ वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अक्टूबर 15 1931 के दिन ही हमारे देश के एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। ये दिन हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इनको हमको ऑनर देना है, इनको रिस्पेक्ट पे करना है, क्योंकि इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा काम किए हैं और इवन अपने पॉलिटिकल और साइंटिफिक करियर में रहते हुए भी एक टीचर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले किया है। इसीलिए हम इनको एक रिस्पेक्ट में, एक ऑनर में इस दिन को हम एज अ वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे नहीं अनाउंस किया है, लेकिन फिर भी सेलिब्रेट किया जाता है। यूएन के हिसाब से अक्टूबर 15 को हम इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेट करते हैं और दुनिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट डे इसको यूएन के हिसाब से नवंबर 17 को सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली स्टूडेंट में मल्टीकल्चरलिज्म को स्प्रेड करने के लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि अपने देश से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं। राइट, अगला दिन आता है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर। आजकल बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एनेस्थीसिया वो इंजेक्शन होता है, वो ड्रग होता है जिसके हेल्प से पेन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। बॉडी में आपके कहीं भी कोई सर्जरी हो रहा है आपको फील नहीं होगा, इतना इंपॉर्टेंट है एनेस्थीसिया। तो इसको सेलिब्रेट करने के पीछे का कारण ये है कि अक्टूबर 16 1846 में सबसे पहली बार सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई थी डाई इथाइल ईथर एनेस्थीसिया का। उसके बाद से ही अक्टूबर 16 को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। राइट, अब एनेस्थीसिया क्या है ये मैं बता चुका हूँ। मूव करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट दिन जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी। पावर्टी क्या है? गरीबी। लगभग हर डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोग गरीब हैं, गरीबी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इसको ख़त्म करना इस दिन का उद्देश्य है, यानी कि अवेयरनेस लोगों में फैलाता है कि कैसे हम पावर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं, कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। 2022 के थीम की बात करें तो ये है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। अगला दिन है अक्टूबर 20। इसको हम एज अ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार 20 अक्टूबर 2010 में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया गया था यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा। अब आप जानते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। अगर कोई डेटा आपको प्रेजेंट करना है, अगर आप उसको 4-5 पेज में लिखते हैं, उसके बजाय एक ग्राफ बना देते हैं, एक टेबल बना देते हैं, तो ये समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। हालांकि ये मैथ्स में आता है, हम सब भागते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2010 में 130 देशों ने लगभग नेशनल स्टैटिस्टिक्स सेलिब्रेट किया था, जिसमें से 51 अफ्रीकन कंट्रीज़ थे। अफ्रीकन कंट्री अपना खुद का स्टैटिस्टिक्स सेलिब्रेट करते हैं 18 नवंबर के दिन। राइट, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022। ये आपके GS पेपर 2 और 3 का हिस्सा है। डाउन टू अर्थ में ये पब्लिश हुआ है न्यूज़। देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो खबरों में बताया गया है कि हाल ही में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 रिलीज़ किया गया था। 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर रिलीज़ करती हैं ये, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। राइट, अब ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है क्या? तो इंडेक्स आप समझ सकते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ यहाँ पर टर्म समझेंगे तो आप ये समझ जाएंगे इंडेक्स होता क्या है। एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, दूसरा है इंडेक्स। तो इंडेक्स मतलब क्या होता है? एक तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं, रैंकिंग दी जाती है, जिसके हिसाब से कंट्रीज़ को रैंक किए जाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में उस कंट्री का रैंक क्या है। तो यहाँ पर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बेसिस पर रैंक करते हैं कि कंट्री कहाँ पर लाई करती है। तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल रिसोर्स है जहाँ पर हम 100 से ज़्यादा डेवलपिंग देशों का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर करते हैं। ये 2010 में लॉन्च किया गया था। 2 ऑर्गेनाइजेशन, वही ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ UNDP। राइट, इसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं। 10 इंडिकेटर्स 3 सेक्शन में घूमते रहते हैं। पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन्हीं तीनों सेक्टर्स में सारे 10 इंडिकेटर इन्वॉल्व हैं और इन्हीं इंडिकेटर्स हेल्प से हम रैंकिंग देते हैं अलग अलग देशों को।
अब ये है क्या 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 इसमें इंडिकेटर्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया 3 डायमेंशन है, क्या क्या है, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इसमें इंडिकेटर्स क्या है, हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, एजुकेशन में ईयर इन स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। ये सारे मिलकर आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के इंडिकेटर्स बनते हैं और इन्हीं के बेसिस पे रैंकिंग या फिर मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कोई भी पर्सन मल्टी डायमेंशनली पुअर कब माना जाएगा, अगर इन 10 इंडिकेटर्स में से अगर वो 33% या फिर इससे कम में से डिप्राइव्ड है, मतलब उसको इन 10 इंडिकेटर्स में से अगर हम 33% निकाल दें, उस हिस्से में अगर डिप्राइव्ड उसको नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए वो इंसान मल्टी डायमेंशनली पुअर है। और अगर आधे से ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो वो एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से झेल रहा है या फिर जूझ रहा है, राइट। सो दिस इज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अगर हम की हाईलाइट्स की बात करें तो लगभग पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन पीपल मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं और आधे से ज़्यादा लोग सीवियरली पॉवर्टी में रह रहे हैं। और उनमें से लगभग टोटल हम इस नंबर की बात करें तो इनमें से जो आधे लोग हैं वो बच्चे होते हैं 18 साल से कम की उम्र के। और सब सहारन अफ्रीका कंट्री की बात करें तो उसमें 570 मिलियन, और साउथ एशिया की बात करें तो उसमें 385 मिलियन लोग हैं जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। दोनों को मिला दें तो लगभग पूरे दुनिया का 83% पुअर लोग इन्हीं दो एरिया में रहते हैं, एक सब सहारन अफ्रीका में और दूसरे साउथ एशिया में, राइट। और ये जो डेटा दिया गया है ये पोस्ट पैंडेमिक का डेटा नहीं है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान पावर्टी और बढ़ी है, लोगों में भूखमरी आई है, तो वहाँ पर ये डेटा कंसिडर नहीं किया गया था। ये पैंडेमिक के पहले के सारे डेटा है, उनके बेसिस पर ये हाईलाइट्स या फिर फाइंडिंग दी गई है, राइट। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। इसमें लगभग 22.8 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। उसके बाद नाइजीरिया आता है जिसमें 9.6 करोड़ लोग पावर्टी से जूझ रहे हैं। और इस नंबर का 22.8 करोड़ का 2/3 लोग ऐसे हाउस होल्ड में रहते हैं जिसमें कम से कम एक इंसान ऐसा होता है जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, राइट। पूरे देश में बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें एमपीआई वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है, मतलब वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, उसमें पावर्टी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके परसेंटेज की बात करें तो 2005-6 में 77.4% था, वहीं 2015-16 में 52.4% हो गया और आगे ये 34.7% हो गया। मतलब गरीबी यहाँ पर बढ़ती जा रही है लगातार। पूरे स्टेट अगर हम बात करें पूरे इंडिया में जो 10 टॉप पूरे स्टेट हैं उसमें सिर्फ वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जो कि एमर्ज हुआ है, जो कि बाहर निकला है, लिस्ट से बाहर हुआ है टॉप पूरे स्टेट्स में से। बाकी बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये टॉप 10 पूरे स्टेट्स में अभी भी रिमेन रहे हैं, मतलब कि अभी भी यहाँ पर ये हैं। और फास्टेस्ट रिडक्शन इन रिलेटिव टर्म्स अगर हम बात करें जो इम्प्रूव किया है जिन स्टेट्स ने या फिर यूनियन टेरिटरीज़ में, उसमें आता है गोवा और जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ये थोड़े से कंपेरेटिवली इंप्रूव किए हैं। यहाँ पर फिगर्स कुछ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पावर्टी इंडेक्स 2021 का है हालांकि ये डेटा, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। राजस्थान में 29.5% है, गुजरात में 80.6 है, आंध्र प्रदेश में 12.3 है। तो ये सारे नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन लीगल सिस्टम इन इंडिया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। अब ये खबरों में क्यों है देख लेते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर्स एंड लॉ सेक्रेटरीज़ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इनाग्रेट किया। यहाँ पर इन्होंने अपने स्पीच में कहा है कि देश को रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना चाहिए अपने लीगल सिस्टम में। इससे क्या होगा, जस्टिस में आसानी आएगी। कैसे आएगी, क्यों आएगी, ये सब हम आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में और क्या कहा। इन्होंने ये भी कहा कि एक नए लॉ बनने चाहिए एक प्रॉपर रिटन मैनर में, ताकि रीजनल लैंग्वेजेस को जस्टिस में लाया जा सके, ताकि जस्टिस बहुत ही आसान हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम जानेंगे लैंग्वेजेस लीगल सिस्टम में जो बैकग्राउंड है लैंग्वेजेस का कैसा रहा है, क्या हमेशा से सिमिलर लैंग्वेज यूज़ होता रहा है या कोई चेंजेस आए हैं। तो इंडिया के लीगल सिस्टम में ऐसा नहीं है कि सिमिलर लैंग्वेज यूज़ होता रहा है, टाइम टू टाइम हमेशा ट्रांजिशन हुए हैं, चेंज हुए हैं, सदियों से चेंज होते आए हैं। अगर हम बात करें मुगल पीरियड में तो सबसे पहले वहाँ उर्दू था, उसके बाद पर्शियन आया, फिर फारसी स्क्रिप्ट यूज़ होने लगा इंडियन सिस्टम में, लीगल सिस्टम में मुगल पीरियड में। और जब अंग्रेज़ आए, ब्रिटिश रूल आया इंडिया में, तो उन्होंने पूरा इंग्लिश कर दिया, इंग्लिश सिस्टम से सारा लीगल सिस्टम चलने लगा। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद आर्टिकल 343 में मेंशन हुआ था कि इंडिया अपना हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट यूज़ कर सकता है लीगल सिस्टम में, लेकिन साथ ही में इंग्लिश भी यूज़ होना मैंडेटरी था। अगले 15 साल तक, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा उसके अगले 15 साल तक हिंदी के साथ साथ इंग्लिश यूज़ होना भी कंपलसरी था, राइट। हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल की लैंग्वेज के बारे में जो भी लीगल सिस्टम है, तो आर्टिकल 348(1)(a ये कहता है कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं लाता है तब तक सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग होगी या फिर हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग होगी वो इंग्लिश में होगी। वहीं आर्टिकल 348 का सेक्शन 2 ये क्या कहता है कि किसी भी स्टेट का गवर्नर अपने प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके, देश के प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके उस स्टेट में हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज का यूज़ कर सकता है कोर्ट प्रोसीडिंग में, राइट।
ऐसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन लोगों ने हिंदी का यूज़ किया है अपने कोर्स में। उसी तरीके से तमिलनाडु भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है ताकि तमिल लैंग्वेज का यूज़ हो सके उनके हाई कोर्ट प्रोसीडिंग में, राइट। अब इंग्लिश का लैंग्वेज जो यूज़ होता है, इंग्लिश लैंग्वेज लीगल सिस्टम में, ऐसा क्यों होता है, इससे बेनिफिट क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट है, देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, यहाँ पर पूरे देश से केसेस आते हैं। अब हम जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। अब क्योंकि जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस से केस आते हैं, उसी तरीके से जजेस, लॉयर्स, जो भी सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो अलग अलग स्टेट से आते हैं। अब अगर लैंग्वेज कॉमन नहीं होगा, मान लीजिए कोई केस तमिलनाडु से आता है और जज जो है नॉर्थ इंडिया का है, उसको तमिल नहीं आती है, उस जज को तमिलनाडु का लैंग्वेज नहीं आता है और सारा इनपुट जो मिल रहा है तमिल मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज को लीगल सिस्टम यूज़ करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए सारी चीज़ें की गई थी। लेकिन जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनको समस्या आ रही है। हालांकि इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जजमेंट भी आए थे कि जो भी जजमेंट इंग्लिश में पास होंगे उसको रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा। लेकिन फिर भी जो लाइव सेशन होता है, जो भी प्रोसीडिंग होती है, उसमें आम जनता को दिक्कत आती है। इसीलिए इसका बात किया जा रहा है कि रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी होती है। जो भी जुडिशल इंडिया का सिस्टम है पूरी तरीके से कनेक्टेड है, बहुत अच्छा डेवलप्ड है, इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है। और जो एक्सेस होगा वो आसान हो जाएगा, क्योंकि जो लॉयर्स होंगे या फिर जजेस होंगे कॉमन लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आसानी से समझ हो जाएगा और ट्रांसफ़र भी करना आसानी हो जाएगा। जो भी जज है, मान लीजिए अगर वो नॉर्थ इंडिया से, तो साउथ में ट्रांसफ़र करना ईजी हो जाएगा या ईस्ट में ट्रांसफ़र करना हो जाएगा, वो कहीं भी जाके काम कर सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। आगे के देखें तो क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। जो भी अभी करंट का नीड है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाए लीगल सिस्टम में, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? जो कॉमन सिटीजन, जो आम जनता है, जो गरीब है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वो अगर कोई केस अपना ले जाते हैं कोर्ट में और प्रोसीडिंग उनके रीजनल लैंग्वेज में हो रही है, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे अपने जस्टिस सिस्टम में, जुडिशल सिस्टम्स को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे। और इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं, 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है इंडिपेंडेंस का, इसीलिए जो भी जुडिशल सिस्टम है उसमें आसानी से काम हो सके, तेज़ी से जस्टिस दी जा सके, लैंग्वेज इसीलिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वन हेल्थ सिस्टम। अब ये जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। आइए देख लेते हैं खबरों में क्या है। तो हाल ही में वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, इसको लॉन्च किया गया है। क्वाड्रिपर्टाइट मतलब कि 4 ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन है? पहला है फूड एंड हेल्थ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तीसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चौथा है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो इन चारों ने मिलकर वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन लॉन्च किया है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट अप्रैल 2022 में ऑलरेडी उत्तराखंड में लॉन्च हो चुका है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है वन हेल्थ फ्रेमवर्क जो भी है वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट के द्वारा, और इसको पूरे देश में स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। वन हेल्थ जॉइंट एक्शन क्या है, ये प्लान क्या है एक्चुअली में? तो जैसा कि हम जानते हैं, जो भी हेल्थ होता है, चाहे इंसान का हो, चाहे एनिमल्स का हो, चाहे प्लांट्स का हो, एक दूसरे से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं। और अगर सबके हेल्थ के हम ध्यान में रख लें तो एक तरीके से सब हेल्दी रहेंगे, ठीक है। ये प्लान 2022 से 26 तक वैलिड है और इसका एम क्या है? जो भी हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, चाहे ग्लोबल लेवल पे हो, जैसा कभी पैंडेमिक आया था, कोविड एपिडेमिक हो, इन सारी चीज़ों को ग्लोबल, रीजनल और कंट्री लेवल पे इसको मिटिगेट या फिर ख़त्म किया जाए। अब यहाँ पर फोकस एरिया क्या क्या है? तो वन हेल्थ कैपेसिटी फॉर वन हेल्थ सिस्टम, emerging and re-emerging zoonotic epidemics, epidemic zoonotics, neglected tropical and vector-borne diseases, antimicrobial resistance and environment, food safety risks, ये सारे एरिया ऑफ फोकस हैं इस एक्शन प्लान के। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन हेल्थ है, एनवायरमेंटल हेल्थ है, एनिमल हेल्थ है। इन तीनों को मिला दें, इन तीनों का हेल्थ को मिला दे तो ये वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पर अगर सबके हेल्थ को ध्यान में दिया जाए तो एक अच्छा खासा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है हमारे प्लानट पर। तो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसा कि इंसानों का हेल्थ क्लोजली रिलेटेड होता है हेल्थ ऑफ एनिमल एंड एनवायरनमेंट, अगर सबका हेल्थ को ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छे से चीज़ें हो सकती है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है अर्थ का। तो सबसे पहले इसका एक ब्लूप्रिंट बनाया गया था। वन हेल्थ का विजन जो था, ये ट्राइपर्टाइट प्लस अलायंस कंप्राइजिंग जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल्स, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर सबसे पहले इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका पर्पस क्या है? तो सबसे ज़्यादा कोलैबोरेट करना, जैसे कि जो भी रिसर्च है, जो भी नॉलेज आती है अलग अलग लेवल्स पर इनके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, सॉइल हो, ह्यूमन हो, उन सब के रिसर्च और कोलैबोरेशन को एनकरेज करना, बढ़ावा देना और नॉलेज को शेयर करना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कि जैसा कि हम जानते हैं इंसान दिन ब दिन फैल रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जंगलों को काट रहे हैं, एनिमल कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट आ रहे हैं, तो जो बीमारियों का बढ़ने का खतरा होता है, संक्रमण का खतरा होता है, वो बढ़ता जा रहा है। पैंडेमिक की बात करें, अभी कोविड हाल ही में, लोगों का मानना है ये चमगादड़ यानी बैट से निकला हुआ वायरस है। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं जिसको मिटिगेट करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। इसीलिए वन हेल्थ कॉन्सेप्ट लाना इंपॉर्टेंट हो गया था। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, स्वदेश दर्शन 2।
ये जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है स्वदेश दर्शन 2 स्कीम को लॉन्च करने की प्लान कर रही है और इसको लगभग 15 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है, तो ये 2014 से 15 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट बनाए गए थे इसमें, यानी कि मान लीजिए कोई एरिया है, उस पर एक थीम डिज़ाइन कर दिया गया और उस पूरे सर्किट को डेवलप किया गया। इस सर्किट को अलग डेवलप किया गया, इस सर्किट को अलग डेवलप किया गया। तो अलग अलग एरियाज़ को थीम बेस्ड सर्किट्स में डेवलप करके टूरिज्म को प्रमोट करना ही स्वदेश दर्शन स्कीम का मकसद था, राइट। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में पूरा फाइनेंशियल स्टेट जो भी होता है, फाइनेंशियल नीड्स होती हैं स्टेट्स गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को प्रोवाइड करता था, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रिक्वायरमेंट होता है टूरिज्म के लिए, जैसे रोड्स हो गए या फिर सुंदरीकरण हो गया या फिर उस एरिया का डेवलपमेंट हो गया, वो सब का फाइनेंशियल जो भी असिस्टेंट होता था वो सेंटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाता था। स्वदेश दर्शन पूरी तरीके से 100% सेंट्रली फंडेड है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना कोई पैसा नहीं लगाती है, ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। इसके लिए एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई थी, जो कि जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो उसके इंचार्ज थे और सारे फंड्स मैनेजमेंट, सारे डेवलपमेंट को ये देखते थे। और जो भी फंडिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, चाहे स्टेट का हो, चाहे कोई भी इंडिविजुअल बेसिस पर कोई काम कर रहा है डिटेल रिपोर्ट पर, उसके लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनाया गया था, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, एक थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करना पूरे देश में। इससे क्या होगा, टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और जो भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, वो भी इसमें बढ़ेगा क्योंकि होटल्स बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बेनिफिट होंगी। टूरिज्म सेक्टर की प्रॉपर बात करें तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जो है 14.78%, 14.87%, 15.34%, ये इन ईयर्स में रिस्पेक्टिवली बढ़े हैं। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में कितना इजाफा हो रहा है। नंबर ऑफ जॉब की बात करें तो 72.69 मिलियन जॉब 2017 से 18 के बीच में जनरेट हुई थी। 75.85 जॉब्स 2018-19 के बीच में जनरेट हुई थी। वहीं 2019-20 के बीच में 79.86 मिलियन जॉब्स जनरेट हुई थी इस टूरिज्म सेक्टर से। स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 क्या है, तो ये कोई नया स्कीम नहीं है। वोकल फॉर लोकल हम जानते हैं, आत्मनिर्भर भारत का एक टैगलाइन है, जहाँ पर हम लोकल में काम करते हैं, मतलब लोकल एरिया में जो भी चीज़ें बनती हैं, डेवलप होती हैं, उनको प्रमोट करते हैं वोकल फॉर लोकल के अंडर में। यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड पूरे नेशनल लेवल पे नहीं चलता है, जो भी लोकली वहाँ पर प्रोड्यूस होता है उसको प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पर कोई नया चीज़ नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा। जो भी जैसे जनरेशन शिफ्ट होता है, जैसा कि हम 1G 2G 3G 5G हम देख रहे हैं, यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट हो रहा है, चीज़ें नई नई ऐड ऑन होती जा रही हैं। तो वही उसी तरीके से स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 एक ऐड ऑन होगा, एक इंक्रीमेंटल चेंज होगा, जनरेशन शिफ्ट होगा, ताकि हम स्वदेश दर्शन स्कीम को एक होलिस्टिक मिशन बना सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूरिज्म में बढ़ा सकें, राइट। इसमें जेनरिक और थीम बेस्ड स्पेसिफिक डेवलपमेंट होंगे, डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे, जैसा कि पहले वाले केस में किया जाता था। यहाँ पर कुछ मेजर थीम्स हैं जो कि इस सेक्टर में बनाए जाएंगे। पहला है कल्चर एंड हेरिटेज, दूसरा है एडवेंचर एंड टूरिज्म, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, माइस टूरिज्म, माइस यानी कि मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। अगला है रूरल टूरिज्म, फिर बीच टूरिज्म, फिर क्रूज एंड ओशन एंड आइलैंड। तो ये सारे मेजर थीम्स हैं जिनको स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के अंदर में डेवलप करना है। अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। काटी बिहू फेस्टिवल जीएस पेपर 1 का हिस्सा है। तो यहाँ पर ये काटी बिहू एक आसाम का ऑस्पिशियस फेस्टिवल है, जिसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है, और इसको इस साल 18 अक्टूबर 2022 के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये लगभग काटी मंथ के सबसे पहले दिन सेलिब्रेट किया जाता है असामीज़ कैलेंडर के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं खेतों में लोग खड़े होकर दिया जला के प्रेयर कर रहे हैं, ये इसका एक रिचुअल है, राइट। काटी बिहू जो फेस्टिवल है ये आसाम में 3 बिहू फेस्टिवल में से एक है। बाकी की 2 बोगाली और माघ बिहू, इनको ये एक ही है, बोगाली या फिर माघ बिहू, और दूसरा जो है वो रोंगाली या बोहाग बिहू। तो इनका जो डेट है सेलिब्रेशन का, बोगाली या फिर माघ बिहू, इनको जनवरी 13 या फिर 14 के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि पूरे देश भर में, यहाँ पर हम मकर संक्रांति, कहीं पर खिचड़ी, अलग अलग फेस्टिवल के नाम से, या फिर पोंगल अलग अलग फेस्टिवल के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। आसाम में यही बोगाली या फिर माघ बिहू नाम से सेलिब्रेट होता है। बाकी 14 और 15 अप्रैल के दिन हम बोहाग बिहू के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। जो तीनों बिहू फेस्टिवल है ये एग्रीकल्चर रिलेटेड फेस्टिवल है। एग्रीकल्चर यानी कि जो भी क्रॉप होता है, क्रॉप हार्वेस्टिंग होता है, उससे रिलेटेड सारी फेस्टिवल्स होते हैं ये 3 के तीनों। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम में सेलिब्रेट किए जाते हैं सारे हार्वेस्ट सीजन के बिगिनिंग में। हार्वेस्ट यानी कि जब भी कटाई होती है क्रॉप्स की, उस समय इनको सेलिब्रेट किया जाता है। काटी का मतलब होता है कट। जब भी राइस सैपलिंग को रिलोकेट किया जाता है उस समय को ये हम काटी फेस्टिवल मनाते हैं। इसको हम कोंगाली, जनरल टर्म से कंगाली कहते हैं ना, मतलब गरीबी, तो इस दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस समय सारी ग्रीनरीज लगभग खाली होती हैं। तो यहाँ पर भगवान से प्रेयर किया जाता है, लैंप से जलाए जाते हैं घरों के बाहर में, खेतों में, ताकि इस साल का जो फसल हो वो अच्छा हो अगले सीज़न के लिए। यहाँ पर खेतों में तुलसी प्लांट के आगे दिया लोग जलाते हैं, और जैसा कि हमने देखा है यहाँ पर इमेज में लोग यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं खेतों में लैंप जला के। तो ये सारे रिचुअल्स हैं यहाँ पर।
और इन गॉडेस तुलसी की प्रेयर करते हैं, लक्ष्मी की प्रेयर करते हैं, ताकि इनकी जो फसल है अगले सीज़न के लिए बहुत ही बेहतर हो सके। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। यहाँ पर न्यूज़ में क्या बताया गया है, बेंगलुरु बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक अफेयर सेंटर, इन्होंने अपना 7th एडिशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिलीज़ किया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स क्या होता है, तो इंडियन स्टेट्स का जो भी गवर्नेंस का क्वालिटी है उसको एक्सेस करना, उसके बेसिस पर रैंकिंग प्रोवाइड करना, यही काम है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो भी क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, जैसे सोशल हो गया, इकोनॉमिक होगा, पॉलिटिकल जस्टिस हो गया, इंडिया में 5 अलग अलग थीम्स के बेसिस पर इसमें कुल 22 इंडिकेटर्स हैं, जिनके बेसिस पर स्टेट का गवर्नेंस का क्वालिटी मेजर किया जाता है और रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। जो भी सोशल जस्टिस हो गया उसके लिए इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन कवरेज हो गया, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट हो गया, ईज़ ऑफ ट्रेड एंड लॉजिस्टिक हो गया। तो ये सारे सोशल इकॉनमी कुछ इंडिकेटर्स हैं। टोटल इंडिकेटर्स कितने हैं, 22 हैं, और 5 मेजर थीम्स हैं जिनमें टोटल 22 इंडिकेटर्स हैं। इनके बेसिस पर सारी रैंकिंग की जाती है। फाइंडिंग्स की बात करें यहाँ पर, तो सबसे टॉप पे हरियाणा रहा है। हरियाणा बेस्ट गवर्न स्टेट के नाम से जाना गया है और इसको 18 स्टेट में से सबसे टॉप पे रखा गया है। सेकंड नंबर पे आया है तमिलनाडु, उसके बाद केरला, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटका, ये फॉलो अप करते हैं, मतलब कि सबसे पहले पे हरियाणा है, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे केरला, फोर्थ पे छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इनको 16, 17, 18 रैंक मिले, मतलब कि ये सबसे लास्ट रैंक इनको प्रोवाइड हुए हैं, क्योंकि सिर्फ टोटल 80 स्टेट्स को एक्सेस किया गया था, इन्हीं पर रैंकिंग दी गई है। सिक्किम जो है वो स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में सबसे टॉप पे रहा है। स्मॉलर स्टेट 10 स्मॉलर स्टेट्स हैं, जिसमें से सिक्किम सबसे टॉप रहा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे थर्ड पोजीशन इनको मिले हैं, किसमें, स्मॉलर स्टेट्स में, राइट। इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करें, देखिए 3 सेगमेंट्स हैं, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस। इनमें अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग रैंकिंग मिली है। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो छत्तीसगढ़ टॉप पे है, हरियाणा सेकंड पे है, कर्नाटका थर्ड पे है। और सबसे ख़राब स्टेट्स जो हैं इकोनॉमिक जस्टिस के मामले में, तो वेस्ट बंगाल सबसे लास्ट में आता है, सिक्किम इसमें स्मॉलर स्टेट में टॉप्स है, उत्तराखंड इसमें सबसे लो स्कोर करता है। तो आप रैंकिंग देख लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ये बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से पॉलिटिकल जस्टिस है, सिमिलरली सोशल जस्टिस है, कौन टॉप पे है कौन लास्ट में, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशनड है। सो ये मेजर फाइंडिंग है यहाँ पर इस इंडेक्स के बारे में। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, 6th ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग। ये खबरों में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में 6th ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड हुआ था वियतनाम के हनोई में। अब ये ईस्ट एशिया समिट है क्या, तो सबसे पहली बार 1991 में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, उस समय के प्राइम मिनिस्टर महाथिर बिन मोहम्मद के द्वारा प्रमोट किया गया था। उसके बाद 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और इंडो पैसिफिक प्रीमियर में जो भी देश आते हैं उनके बीच में स्ट्रैटेजिक डायलॉग, पीस को प्रमोट करना, इकोनॉमिक में प्रॉस्पेरिटी लाना, इन सब के बारे में डिस्कशन यहाँ पर इस मीटिंग में किया जाता है। आगे चलकर इसमें जो भी की पैरामीटर्स आए हैं उसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, ये सारे इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ जो भी फेस कर रही हैं उसमें इन सारी चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस किया जाने लगा। 10 एशियन कंट्रीज़ के अलावा ईस्ट एशिया समिट में इंडिया, चाइना, जापान, रिपब्लिक कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट और रशिया, ये सारे देश यहाँ पर शामिल है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समिट या फिर मीटिंग कह सकते हैं आप, हो सकता है। जो एरियाज़ हैं प्रायोरिटी के रीजनल कोऑपरेशन, मतलब कि जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में किन किन एरियाज़ में कोऑपरेशन होता है। एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये लगभग पूरे दुनिया में कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। एजुकेशन, अगेन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इशू, पैंडेमिक डिसीज़, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और एशियन कनेक्टिविटी, ये सारे मेजर एरियाज़ हैं जिसमें कोऑपरेशन होता है इन सारे देशों के बीच में, राइट। इंडिया और ईएस की बात करें तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट एशिया समिट। क्यों है, क्योंकि जब से ये फॉर्म हुआ है 2005 से कुआलालंपुर में जब से फॉर्म हुआ है तब से इंडिया इसका एक हिस्सा रहा है और इंडिया के जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2005 से लेकर अभी तक इसके हर मीटिंग को अटेंड किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईस्ट एशिया समिट इंडिया के लिए। ईस्ट एशिया समिट 2019 में नवंबर बैंकॉक में जो हेल्ड हुआ था, उस समय इंडिया ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के बारे में वहाँ पर बात किया था और अपने फॉरेन पार्टनरशिप के बारे में सिक्योर करने के लिए यहाँ पर डिस्कशन सारा हुआ था। इंडिया एजुकेशन कोऑपरेशन जो भी ईएस कंट्रीज़ हैं इनसे एजुकेशन कोऑपरेशन चाहता है ताकि यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक्स। टिल देन, गुड बाय।